देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं वंदना सोही। आज हिंदुस्तान के लिए बड़ी खबर है क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 अब जल्द ही चांद पर पहुंचने वाला है। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम अलग हो चुका है। अब चांद पर जाने का रास्ता विक्रम को अकेले ही तय करना होगा और विक्रम पर यह जिम्मेदारी होगी कि सॉफ्ट लैंडिंग हो और रोवर को चांद की धरती पर उतारा जाए। माना यह जा रहा है कि लंबे इंतजार के बाद 23 अगस्त को विक्रम चांद पर उतरेगा और इस मिशन की 4.25 लाख किलोमीटर की यात्रा में अब केवल 100 किलोमीटर की ही दूरी बची है, जो विक्रम लैंडर को खुद ही तय करनी है। अब लैंडर को अपनी स्पीड और ऊंचाई कम करनी है, जो वो चांद के चारों तरफ 2 बार चक्कर लगाते हुए कम करेगा। इसरो के मुताबिक 23 अगस्त की शाम को 6 बजे के आसपास लैंडर को चांद पर उतरना है। तो चांद पर पहुंचने का सपना अब साकार होने जा रहा है और क्योंकि लैंडर जितना नजदीक आ रहा है उतनी क्लियर ये इमेज भी होने वाली है और इसरो के वैज्ञानिकों का जो सपना है, जो लक्ष्य है, वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो मिशन चंद्रयान 3 कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान की मुट्ठी में आने वाला है चांद। हिंदुस्तान का सपना साकार होने वाला है क्योंकि विक्रम लैंडर अब अपने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ है लैंडर और अब अकेले ही विक्रम को अपना ये लक्ष्य तय करना होगा। हम आपको ये भी लगातार बता रहे हैं कि चंद्रयान 3 कैसे काम कर रहा है, ये सफर किस तरह से और आसान होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। चंद्रयान 3 का लक्ष्य बहुत जल्द मुट्ठी में होगा क्योंकि 100 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुका है विक्रम लैंडर। चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 का अगला कदम क्या होने वाला है। दरअसल इस मिशन का अगला कदम डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिलियन और 100 किलोमीटर वाले एपोलियन ऑर्बिट में डालने का है, जो कि 18 और 20 अगस्त को किया जाएगा। पेरिलियन का मतलब है कि चांद की सतह से कम दूरी और एपोलियन का मतलब है चांद की सतह से ज्यादा दूरी। अब इस मिशन में अब तक की यात्रा प्रोपल्शन मॉड्यूल लेकर आई है और अब लैंडर को खुद ही आगे का सफर तय करना है, यानी अब पूरी जिम्मेदारी विक्रम लैंडर पर ही होगी। अभी तक मॉड्यूल की ओर से लगातार जो तैयारियां की जा रही थी वो कामयाब होती हुई नजर आई हैं और अब समझेंगे कि कैसे लैंडर की स्पीड और उसकी ऊंचाई को कम किया जाएगा। दरअसल विक्रम लैंडर अब प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद 30 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर की अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए डी ऑर्बिटिंग करेगा और यह प्रक्रिया 2 बार की जाएगी। इस दौरान लैंडर अपनी ऊंचाई को कम और स्पीड को स्लो करेगा, यानी गति को कम करेगा और इस प्रक्रिया के लिए लैंडर के इंजनों की रेट्रो फायरिंग की जाएगी, जिसका मतलब है कि उन्हें उल्टी दिशा में घुमाया जाएगा। लैंडर को 30 बाय 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिलने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग का फेज भी शुरू होगा, जो कि आसान नहीं होने वाला है। यह इसरो के लिए सबसे मुश्किल चरण होगा, काफी चैलेंजिंग है। 30 किलोमीटर की दूरी पर विक्रम की स्पीड को कम किया जाएगा और फिर धीरे धीरे ये चांद की सतह पर उतरेगा और इसरो के साथ साथ पूरे देश का सपना साकार होगा। तो 23 अगस्त का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि 16 अगस्त को चंद्रयान 3 एक और कक्षा को कम कर चुका है और चांद के और करीब पहुंच गया है। आज का दिन भी मिशन के लिए बहुत अहम है क्योंकि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया गया है। और इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। खुशखबरी मिल रही है सर, लेकिन चुनौती भी है क्योंकि अब विक्रम लैंडर को आगे का जो सफर है खुद ही तय करना होगा। जी हाँ, खुशखबरी मिल रही है। खुशखबरी तो पहले दिन से ही है, जबकि 14 तारीख को ये ब्लास्ट ऑफ हुआ था। उसके बाद से सारी चीज़ें
जैसे इसरो ने प्लान किया था, बिल्कुल ठीक उसी कॉपी बुक स्टाइल में चल रहा है। धरती से चंद्रमा की तरफ में प्रस्थान, ल्यूनर ट्रैजेक्टरी में, फिर ल्यूनर इन्फ्लुएंस एरिया में उसको ल्यूनर ग्रेविटी में इंसर्शन, उसके बाद ल्यूनर ग्रेविटी में जाने के बाद उसमें धीरे धीरे उसका जो ऑर्बिट है उसको सरफेस के नज़दीक लाना, और आज के दिन में जब वो बिल्कुल चंद्रमा की सतह से नज़दीक है, तो ये सब कुछ एक अचीवमेंट है, कॉपी स्टाइल में है। हम लोग साइंस के जितने भी, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे टेक्नोलॉजिस्ट हों, हम सबों के लिए एक बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज का जो दिन है, जबकि ये अलग हो गया, तो एक ट्विटर में एक ट्वीट आया था जहाँ पे कि चंद्रयान 3 अपने प्रोपल्शन सिस्टम को कह रहा था, भाई बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक लाने के लिए, अब यहाँ से आगे का सफर जो है वो मैं तय करूंगा, मुझे ही तय करना पड़ेगा। तो ये बड़ा एक इमोशनल टाइप ऑफ ट्वीट था। तो जैसे आपने बताया, आज के दिन में चंद्रयान 3 का जो पेलोड है, जो पेलोड वो लैंडर और उसके अंदर में रोवर है, ये अलग हो चुका है, और आज से ये सारा कुछ इंडिपेंडेंटली अपने आप करेगा। वंदना जी, मैं आपको बताऊं कि ये एक इनिशियल स्टेप था जब डीकपलिंग हुआ था, मतलब जब एक दूसरे से अलग जो हुआ था, ये एक छोटा सा स्टेप था, लेकिन इसके बाद जो इसरो का दिन है वो शुरू हुआ है, क्योंकि उसके बाद से उसको सैकड़ों टेस्ट करने हैं डी बूस्टिंग के पहले, और ये टेस्ट जो होने हैं वो 3 फील्ड्स में होंगे। सबसे पहला तो जो लैंडर का इंजन है, उसमें 4 इंजन हैं, चारों इंजन को इग्नाइट करना पड़ेगा, उसको थ्रॉटलेबल है, मतलब उसको इंजन का थ्रस्ट आप कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, तो उसको चेक करना पड़ेगा, फिर इंजन को शट ऑफ करना पड़ेगा। एक तो ये इंजन हो गया। दूसरा, इसके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, अभी फिलहाल ये जो चंद्रयान 3 गया हुआ है, इसका कम्युनिकेशन सिस्टम लैंडर से प्रोपल्शन मॉड्यूल से डीप स्पेस नेटवर्क, इंटरनेशनल या इंडियन जिसको भी कह लीजिए, और फिर वो IDSN से जो अर्थ के स्टेशन हैं, चाहे यूरोप में हो चाहे इंडिया में हो, वहां पे आने वाला है। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो नेटवर्क है, इसको टेस्ट किया जाएगा। और एक और चीज याद रखिए, जो टेक्निकलिटीज पर आप बात कर रहे हैं सर, क्योंकि खुद आप सीनियर साइंटिस्ट हैं, तो आप बेहतर बता भी रहे हैं हमारे दर्शकों को, लेकिन ये वाकई जैसा कि आपने कहा भावुक कर देने वाला पल है, क्योंकि जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उस वक्त भी पूरे देश की उत्सुकता देखते ही बन रही थी। अब क्योंकि जो चंद्रयान का लक्ष्य है वो विक्रम लैंडर पूरा करेगा, और ये पता लगेगा कि चंद्रमा की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं और वहां पर पानी की उपलब्धता क्या है, क्या वहां पर जीवन संभव है, ये बताने वाला भी भारत चौथा देश बन जाएगा चीन, अमेरिका और रूस के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जब ये लैंड कर जाएगा तो देखिए, इसके जो तीनों मॉड्यूल हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल जो अभी चंद्रमा के कक्षा में रहेगा, उसके बाद लैंडर और रोवर, तीनों में इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं अलग अलग टाइप के, जो अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो कि अभी चक्कर काट रहा है, वही 153 और 163 किलोमीटर के ऑर्बिट में, वो वहां से धरती को देखेगा। हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेटिक इफेक्ट, धरती गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो चंद्रमा के कक्षा से ये जो एक NIR स्पेक्ट्रम हम लोग बोलते हैं, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, इसमें क्या चीज गर्म हो रहा है, उसकी कितना टेम्परेचर है, उसका कैसा स्पेक्ट्रम चेंज हो रहा है, ये चीज NIR आपको बताती है। तो वो जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है अभी वहां पे कक्षा में, वो अब अलग होने के बाद वो 2 काम करेगा। एक तो वहां से वो धरती को देखेगा और आपका जो थर्मल स्पेक्ट्रम है वो बताएगा, और दूसरा वो कम्युनिकेशन में, जो डीप स्पेस नेटवर्क का कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। तो वो वहां रहेगा। और अब लैंडर जब नीचे आएगा तो लैंडर के 3 काम हैं। एक तो जो वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, हवा नहीं है, लेकिन कुछ वेगाबॉन्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो रैंडम गति से इधर उधर जा रहे हैं, तो उसको वो डिटेक्ट करेगा। और इसके जो लेग्स हैं लैंडर के, ये वहां पे जो वाइब्रेशन होगा, चाहे सिस्मिक हो चाहे वोल्केनिक हो, उसको वो डिटेक्ट करेगा। और तीसरा जो एक फंक्शन उनका है कि
थर्मोस्फेयर वहां का कैसा है, सतह के आसपास में टेम्परेचर के जो स्पेक्ट्रम हैं वो कैसे चेंज होते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में। तो ये होगा, तो ये 3 काम हो गए लैंडर के। और उससे जो बाहर निकलेगा रोवर जी, वो एक अम्बलाइकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होगा इस बार, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। उस अम्बलाइकल कॉर्ड में जो तार हैं उसमें 2 मेन फंक्शंस हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई वहां से देगा, हालांकि रोवर के पास अपना भी वो सोलर पैनल है, लेकिन मान लीजिए अगर वो सोलर पैनल किसी तरह से शैडो में आ गया तो वो फिर बिजली पैदा नहीं कर पाएगा, फिर हमारे सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो रुक जाएंगे। तो वो ना रुके इसलिए मेन लैंडर से भी एक कॉर्ड जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रिकल जो फ्लो है वो जाएगा, और आने वाले डेटा जितने हैं वो डेटा लॉस ना हो, उस डेटा को लैंडर में देगा, और फिर लैंडर से वो प्रोपल्शन सिस्टम, डीप स्पेस नेटवर्क और फिर ग्राउंड स्टेशन आएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो रोवर के हैं। हम सारे साइंटिस्ट की आंखें रोवर पे लगी हुई है। रोवर हमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीज बताएगा। उसके पास में एक एक्सरे अल्फा स्पेक्ट्रम का जो डिटेक्शन है वो बताएगा कि वहाँ का जो सॉइल है जिसको हम लोग रेगोलिथ कहते हैं वो किस चीज का बना हुआ है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। और दूसरा उसके पास में एक लेजर स्पेक्ट्रोमीटर भी है जो अपना लेजर वहाँ चांद के सतह से नीचे भेजेगा और फिर वो डिटेक्ट करेगा कि यहाँ के सतह में कौन कौन से एलिमेंट हैं। यहीं पे हमारी आंखें लगी हुई है कि क्या विश्व को पीरियोडिक टेबल में 109वां एलिमेंट मिलेगा। हमारी आशाएं बहुत हैं, आने वाले दिनों में साइंस के जो एक एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल पूरी दुनिया भी भारत की ओर देख रही है सर कि चंद्रयान 3 की कामयाबी किस तरह से होगी। लेकिन अभी तक वीएन झा साहब ये भी समझाइए कि किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, कब कब धड़कनें तेज हुई हैं कि ये लक्ष्य कैसे हासिल होगा, और उन कॉम्प्लिकेशंस को अगर पार कर लिया है तो आने वाले वक्त में क्या चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? जी हाँ, चंद्रयान 3 के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बहुतों को पता नहीं है। देखिए, जब वो स्लिंग शॉट लेते थे हम, तो जितनी बार मैन्यूवर हुई थी वो ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर हम लोग बोलते थे, ORM। तो हम लोग की एक एक्सपेक्टेशंस थी कि पहले मैन्यूवर में ये इस हाइट तक जाएगा, दूसरे में और ऊपर जाएगा, तो कितना रेंज तक जाएगा वो हम लोगों ने एक प्रेडिक्शन किया था। लेकिन जितनी बार ORM हुई वो जहाँ तक एक्सपेक्टेशन थी हमारी उससे वो नीचे रह गया था। यहाँ तक कि लास्ट वाला जो ट्रैजेक्टरी था, उस ट्रैजेक्टरी का भी जो अपोजी जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है वो सिर्फ 3,65,000 किलोमीटर था, जबकि चंद्रमा की जो ऑर्बिट है वो लगभग 3,85,000 किलोमीटर थी। तो ये जो 10,000 किलोमीटर जो शॉर्ट पड़ रहा था, हमें से कुछ लोगों की गति जो थी, हृदय की गति वो तेज हो रही थी कि कहीं अगर ये उसको मिस कर गया, चांद भी आ रहा था अपने ऑर्बिट में, वो आए जा रहा है। और ये जो चंद्रयान जो जा रहा था, हम लोगों की जो उम्मीद थी कि ये मून के जो स्पेक्ट्रम है ग्रेविटी का उसमें पकड़ा जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहीं अपने अपोजी में चला गया तो वो फिर चांद से दूर चला जाएगा, फिर ये कहाँ जाएगा ये हमें पता नहीं है। अगर वो वापस अर्थ को आया तो फिर उसके बाद चांद पे जाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो एक यहाँ पे थी। दूसरी, जब इंसर्शन हुआ था चांद में, फिर बहुत सारे लोगों ने मार्क नहीं किया, इंसर्शन के लिए आधा घंटा इंजन को ऑन रखा गया। ये यूजुअली नहीं होता है। लूनर इंसर्शन में यूजुअली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये इसमें इतना उसको हम लोग इग्नाइट करते हैं इंजन को, तो उसमें वो चांद के ग्रेविटी के पकड़ में आता है। फिर चांद में जो उसका अपना जो पेरिलियन और अपोलियन है वो चलता रहता है, ऑर्बिट वो अपना तय करता है। लेकिन इस बार जो पहला जो इंसर्शन था उसमें 30 मिनट से ज्यादा इंजन को ऑन रखा गया। मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ और हुआ है रास्ते में जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, हम भी आपको बताना नहीं चाहते हैं। वंदना। बिल्कुल सर, एक और चीज़, वीडियो जो सामने आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 ये कहता है कि मुझे यहाँ की ग्रेविटी महसूस हो रही है, चांद पर मैं पहुँच गया हूँ। ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। वो जो तस्वीरें अभी तक सामने आई हैं सर, उन्हें देखकर कैसा अनुभव हो रहा है?
हाँ, वो कम्युनिकेशन जो होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, जो बताया कि मैं चंद्रमा की ग्रेविटी को महसूस कर रहा हूँ। हम्म। ये चंद्रमा के ग्रेविटी को जो जो चंद्रयान ने महसूस किया था, वहाँ पे सेंसर्स हैं। जी। तो जब भी धरती के जो ग्रेविटी है, हम्म। उस उसको और चंद्रमा का ग्रेविटी जब उस विंडो को आप क्रॉस कर गए, तो हम्म। उसके बाद आपको धरती की ग्रेविटी महसूस नहीं होती है, सिर्फ चंद्रमा की ग्रेविटी होती है। और वो हम्म। LOI ल्यूनर ऑर्बिट इंसर्शन के टाइम में होता है। तो जब एक बार वो LOI हो गया तो उसको अपना चंद्रमा का ग्रेविटी महसूस हुआ। तो इसरो ने ट्वीट कर दिया कि मैं चंद्रमा की ग्रेविटी को महसूस कर रहा हूँ, वो उन्होंने किया हुआ। लेकिन ये सब पूरे पब्लिक के अटेंशन को, उसके जो जो अंदर से जो उत्सुकता होती है, उसको जी। लाइव रखने के लिए किया गया था। अभी के दिन में ये जो अभी जो सेपरेशन हुआ है, ये सेपरेशन कल तक रहेगा, जब तक कि सारे सिस्टम्स वहां पे चेक नहीं हो जाते। मान लीजिए अगर कुछ सिस्टम्स को फिर से रीचेक करना पड़ा, तो लाजमी है कि कल कल ये डी ऑर्बिटिंग ना हो, डी ऑर्बिटिंग परसों हो। अभी इसरो के पास में काफी कुशन टाइम है। जी। ये एक दिन अगर कोई चीज डिले हो जाता है तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन होगा। क्योंकि अभी लैंडिंग में 23 को है, अभी आपके पास में काफी कुशन टाइम है। तो इसमें वो इंश्योर करेंगे कि अभी जो डी ऑर्बिटिंग हो गई है, डी कपलिंग हुई है, डी ऑर्बिटिंग नहीं हुई है, डी कपलिंग हुई है, इसमें इस डी कपलिंग में वो सारे सिस्टम को चेक करें कल तक। और अगर सारे सिस्टम बिल्कुल ठीक निकले तो उसके बाद फिर डी ऑर्बिटिंग में जाएंगे, जो कि जी। आपने बताया 100 × 30 किलोमीटर है। और वहां से भी वो उसमें कंटिन्यू रखेंगे अगले 2 दिन के लिए। क्योंकि इसमें क्या होगा कि फाइन अलाइनमेंट जो होती है, फाइनल अलाइनमेंट क्या होगी, ये जो हमारा लैंडिंग पॉइंट है इसका चंद्रयान 3 का, जी। ये है 69.367 डिग्री साउथ और 32.13 डिग्री ईस्ट। तो जब तक कि उसकी पूरी अलाइनमेंट प्रिसाइज नहीं हो जाती है, जी। छोटे छोटे ट्रिमिंग ऑपरेशन जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। और वो जो लास्ट का जो डिस्टेंस है टू द मून, वो तभी होगा कि जब अलाइनमेंट पूरी हो गई है। और उसके बाद चंद्रयान उस जगह पे आ गया है जहां की उसकी ट्रैजेक्टरी उसके सरफेस के लैंडिंग की ओर जाती है। तो उसके बाद से फिर वो ऑटोमेटिक जो उसका जो कंप्यूटराइज कंट्रोल है, वो जी। टेक ओवर करेगा। और वो लास्ट के 15 मिनट उसी कंप्यूटराइज कंट्रोल में होगा, जबकि वो सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। बिल्कुल, जो अभी तक का जो सफर रहा है सर, वो रोमांच से भर देने वाला है। तस्वीरें देखकर हम इतने उत्सुक हो रहे हैं कि कब कब पूरा जो मिशन है वो कंप्लीट होगा। लेकिन सर ये बताइए कि कितनी मेहनत इसके पीछे है और कितने दिन का वक्त लगा है इस मिशन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए? अरे बहुत समय लगा है, इसमें बहुत टेक्नोलॉजी है, इसमें कितने सिस्टम्स हैं, कितने सब सिस्टम्स हैं। देखिए जितने सारे इसमें इक्विपमेंट हैं, पेलोड्स हैं, सबों के अंदर में बहुत तरह के सिस्टम्स, बहुत तरह के सब सिस्टम्स लगे हुए हैं। चाहे वो उसके सेंसर्स हों, 2 से 3 सेट ऑफ सेंसर्स हैं। एक के रिडंडेंट दूसरे हैं, एक के कॉर्नरी पैरामीटर, मतलब आप एक चीज पे भरोसा नहीं करते हैं, आप 2 सेंसर से इनपुट ले रहे हैं और दोनों जब मैच हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली वहां का कंप्यूटर जो है वो डिसीजन लेगा। तो कॉर्नरी पैरामीटर फीड कर रहे हैं, उसके अलग से आपने कैमरा लगा रखी है उसके पाँव में, जो कि एक्चुअली वहां से बिल्कुल नजदीक से चांद की सतह को देखता है कि कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे उबड़ खाबड़ है। क्योंकि उबड़ खाबड़ में अगर ज्यादा उबड़ खाबड़ में वो पड़ गया तो फिर से गिर सकता है, ऐसा पॉसिबल है। याद रखें, जब अपोलो 10 गया था चंद्रमा पे, सारा सर्वे करके गया था और वो ऐसे एरिया पे लैंडिंग करने के लिए गया था जिसको कि सबों ने कहा था कि ये प्लेन है। जब लैंडिंग के लिए आया वो अपोलो 10, तब उसने देखा कि वहां का सत्ता जो है वो काफी ज्यादा स्लैंट है। अगर वहां पे वो लैंड करेगा तो बिल्कुल वो वहां से टॉपल डाउन हो जाएगा। फिर उसने अलग सतह ढूंढा। तो ये अनसर्टेनिटी चांद के सतह में है, क्योंकि वहां पे इतनी डस्ट है, इतना धूल है कि सतह के नीचे क्या है वो आपको दिखता नहीं है। तो इसीलिए ये थोड़े थोड़े अनसर्टेनिटीज होते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में दिए गए हैं, कॉर्नरी पैरामीटर्स दिए गए हैं, यहाँ तक कि जो रेडियो ऑल्टीमीटर है वो भी दिया गया है, जो कि चांद के सतह को हिट करके फिर वापस आता है, फिर बताता है कि कितना डिस्टेंस है, कितना डेप्थ है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। तो इन सबों के साथ में जब चंद्रयान लैंडिंग के लिए जाएगा तो हम सबों को पूरा विश्वास है कि इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके पास में ईंधन भी इतना दिया गया है चंद्रयान
लैंडर के पास में कि वो मिनटों आसपास में हॉवर कर सकता है। अब उसके पास में इतने सारे इंजन हैं, 4 इंजन हैं, और एक इंजन के पास में इतनी शक्ति है कि 2 इंजन मिलके पूरा चंद्रयान को लॉफ्ट करके रखें। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। तो हम सबों में से लगभग सब लोग इस चीज से सहमत हैं कि बिल्कुल बहुत कड़ी मेहनत है सर इसके पीछे, और बड़ी बारीकी से आप बता रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं। 2008 में जब चंद्रयान फर्स्ट का जो मिशन लॉन्च हुआ था, उस दौरान चंद्रमा पर पानी की सतह होने का अनुभव हुआ था, ऐसी कुछ इंडिकेशंस मिले थे। क्या यही वजह है कि साउथ पोल पर ही इस मिशन को भेजा गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वहां पर पानी बर्फ के रूप में हो सकता है? जी हाँ, जो चंद्रयान 1 ने जो हमें जो इमेज दिए थे, उससे लगा था कि वहाँ पे पोलर रीजन में पानी है, और पानी तो नहीं है, मतलब बर्फ है, तो वो वहाँ पे है। तो अगर वो चीज है तो बहुत बड़ी उपलब्धि वो है। और इस बार जो हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ जाने के 5-6 कारण हैं। सबसे पहला तो वो ऐसा एरिया है जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, किसी ने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, तो वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। दूसरी चीज, वहां पे जो सतह है, उस सतह पे बहुत कम बम्बार्डिंग हुई है। बम्बार्डिंग के मतलब से जितने उल्के डीप स्पेस से आते हैं, चाहे वो मेटेओराइट्स हो, चाहे वो किसी तरह का और पिंड हो, वो जो वहां पे जो हिट करता है, इस तरह के उल्के भरे पड़े हैं चांद पे। जो भी चीज वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है जिसमें कोई चीज बर्न हो जाए, तो डायरेक्टली वो आता है। जो डीप स्पेस से कोई भी चीज आती है, धमाक से जाके वहां पे सरफेस पे लगता है और वो डस्ट में बदल जाता है। तो जो इक्वेटर है, जो बीच का जो सतह है, उसके आसपास में बहुत ज्यादा डस्ट है। वहां पे आपको चांद का जो अपना ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है, जो सरफेस है, जो स्ट्रक्चर है, वो वहां पे पता चलने की कम पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए अगर आप दोनों तरफ में आए, चाहे नॉर्थ में पोल में या साउथ पोल में, तो वहां पे ऐसे कम कंटामिनेशन है बाहरी स्पेस की चीजें आए के, तो वहां पे जब आप उतरेंगे तो वहां का जो सतह मिलेगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो वहां का ओरिजिनल सतह है। तो इसीलिए जो रोवर के पास में जो 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, एक है वो अल्फा पार्टिकल एक्सरे, दूसरा है लेजर स्पेक्ट्रोमीटर। दोनों चीज आपको वहां की सतह, जो ओरिजिनल चांद का सतह है, उसका क्या कंस्ट्रक्शंस हैं, उसके क्या केमिस्ट्री है, वो आपको बताने वाला है। तो इसलिए दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण भी है कि वहां का जो एरिया है वो ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं है। और याद रखिए कि कभी भी जो आप ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एरिया में जाते हैं जहां पे कि लोग वेंचर नहीं हुए हैं, ये साइंटिफिक कम्युनिटी, वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो इन सब कारणों से हम वहां पे जा रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हमने अपने ऑर्बिटर से, चाहे चंद्रयान 1 हो चाहे चंद्रयान 2 हो, हमने इस सारे एरिया का एक्सप्लोरेशन किया हुआ ऊपर से। तो हमें वहां पे जाने में ज्यादा कॉन्फिडेंस है। हमें हमारे जो ऑर्बिटर 2 हैं, जो चंद्रयान 2 के जो वहां पे ऑर्बिट कर रहे हैं, उसी ने हमें ये संदेश भेजा हुआ है कि जहां पे एरिया हमने सिलेक्ट की है, वो लगभग 4.5 किलोमीटर का जो एरिया, वो बार बार वहां से गुजरते हुए उसने कहा कि ये एरिया बिल्कुल प्लेन लगता है और काफी बड़ा वास्ट एरिया है वो साउथ पोल के पास में, तो वहां पे आप लैंड करें। तो इन सारे चीजों से हमारा अपना खुद का इंडिया का इसरो का डोमेन एक्सपर्ट है जो कि संदेश दे रही है कि आप यहाँ पे लैंड कीजिए, क्योंकि हम उस एरिया से फेमिलियर हैं। हमारे चंद्रयान 1 और 2 उस एरिया से काफी सारे डेटा हमें भेजे हुए हैं। वंदना जी, बिल्कुल। और इस एरिया में इससे पहले किसी भी स्पेसक्राफ्ट को नहीं पहुंचाया गया है, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश भी बन जाएगा इसके साथ, और ऐतिहासिक घड़ी बहुत जल्द करीब आने वाली है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो चंद्रमा का साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव चुनौतियों से भरा हुआ है, वहां लैंडिंग करना बेहद मुश्किल है, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 उसके अंधेरे में नहीं उतरेगा, बल्कि वो उसके पास मौजूद रोशनी वाले इलाके में उतरेगा, ताकि वो सूरज की ऊर्जा से 14 दिनों तक काम कर सके। हालांकि वहां तापमान में काफी तेजी से बदलाव भी होता है, और अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और न्यूनतम जो -200 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है। और ऐसे में चंद्रयान 3 के यंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए सूरज की रोशनी बेहद जरूरी है। साथ ये स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं हाथों में वही तिरंगा लेकर हैं
जो तिरंगा अब कुछ ही दिनों में चांद पर लहराने वाला है। और आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 मिशन की जो लगातार जब शुरुआत हुई थी 14 जुलाई को, उसके बाद से लगातार देश भर के युवा जो हैं इसी तरह से चंद्रयान के मिशन को जो है ट्रेस कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं और इंतजार उस दिन का जब ये सक्सेसफुली जो है यानी कि 23 अगस्त को लैंड कर जाएगा चांद पे। और ये आवाज जो देख रहे हैं ना, ये भारत माता की जय यूं नहीं है, बल्कि ये भारत माता की जय जो है ये आज देश के कोने कोने से आ रही है, क्योंकि इतना उत्साह देश में आपको कभी नहीं देखने को मिला होगा आज से पहले। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार ये चंद्रयान मिशन जो है इनके लिए कितना जरूरी है। आपसे जानना चाहूंगा कितना अहम है ये मिशन, भारत माता की जय जो आज देश भर में हो रही है, ये सही मायने में 23 तारीख को हो जाएगी जब ये लैंडिंग हो जाएगी सॉफ्ट? या हम प्रेयर तो कर रहे हैं कि 23 को हो जानी चाहिए। जैसे चंद्रयान 2 था तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था क्योंकि हाई वेलोसिटी के चक्कर में। तो अब हम प्रेयर करेंगे कि 23 को हमारा अगस्त को कि चंद्रयान 3 अच्छी तरह लॉन्च हो। तो क्या लगता है जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद कितनी ताकत आप लोगों की और देश की बनने वाली है? देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 ही कंट्रीज हैं जिनने ये मतलब पॉसिबल हुआ है, तो उसमें हमारा भी एक नाम आ जाएगा। आपको क्या लगता है आप युवाओं के लिए कितना बेहतर होगा? Sir, Chandrayaan 3 is just not a mission. It is a dream of our Indian scientists, which come true on 14th of July. Sir, this Chandrayaan will positively land on 23 of August. But sir, this Chandrayaan is not just a mission. Sir. This Chandrayaan is a big opportunity and a big pride for our country, which has come true. So, जिस तरीके से चंद्रयान लगातार आगे बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि देश का जो युवा है उसका भी कद बढ़ेगा? इस देश का युवा इससे बहुत इंस्पायर होने वाला है, क्योंकि ये चंद्रयान सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड को शो करता है दैट व्हाट इज द पावर ऑफ इंडिया। दुनिया को शो करता है कि देश की ताकत कितनी है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, युवा बड़ा चर्चा करते हैं आजकल चंद्रयान की, तो पहले चीजें कम देखने को मिलती थी कि साइंस को डिस्कस किया जाए, अब बढ़ रहा है, वजह? आजकल अगर हम देखें कि साइंस के प्रति जो बच्चों का रुझान है, बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स के प्रति, क्योंकि वी वांट टू एक्सप्लोर यूनिवर्स, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो मतलब हमारा एक बहुत ही एस्पायरिंग मिशन है जो 23 ऑफ अगस्त को पॉजिटिवली हमें पूरा मतलब विश्वास है कि वो लैंड करेगा एंड वी विल बी बिकम द 4th नेशन टू लैंड ऑन द मून। एंड उसके बाद हमारे पास जो बहुत सारा जो डेटा है, फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, उनको देख के हम बहुत ही फैसिनेट हो रहे हैं। तो जाहिर है कि ये इंस्पिरेशन रहेगा इन युवाओं के लिए कि वो भी अपना करियर एस्ट्रोफिजिक्स में आगे बना सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है मिशन और कितना इंस्पायर करता है युवाओं को? It will actually improve India's stature in the world in terms of space research, and it is actually a moment of pride for of the citizens of India. युवाओं को कहीं ना कहीं सर एक बड़ी ताकत मिलने वाली है। Yes, sir. Yes. Basically, this is not a mission. This is an emotions for Indians. तो Indians believe कर रहे हैं कि 23rd जो डेट है, that is positive date for us. We are emotionally attached. हम चाहते हैं कि 23rd को एक पॉजिटिव न्यूज़ आए और हम इसको इंजॉय करें, क्योंकि वी बिलीव इन सक्सेस। हम हमेशा सक्सेस पे बिलीव करते हैं। सो होप कि 23rd इज़ ए बिग डेट फॉर अस। 23 तारीख बड़ी अहम होने वाली है। एक बार लॉन्ग फ्रेम में आप सबसे जानना चाहूंगा, एक बार फिर से भारत माता की जय कैसे होने वाली है? जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये आवाज है देश भर की आज के तारीख में। और आपको बता दूं कि हर कोई इंतजार कर रहा है कि 23 अगस्त कब आए और चंद्रयान का लॉन्च जो सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है वो हो जाए, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस मिशन को पूरा करने के जो सपने देश ने देखे हैं, जो साइंटिस्ट का काम है, वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। और उसके बाद देश का रुतबा, भारत का रुतबा दुनिया भर में एक टॉप 5 के जो कंट्रीज हैं उसमें कहीं ना कहीं शुमार होने वाला है। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण, काफ़ी 5 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद चंद्रयान 3 में जो विक्रम लैंडर है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है। अब दोनों की अपनी अपनी जर्नी जो है स्टार्ट हो चुकी है, और ये बहुत एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, क्योंकि 23 अगस्त को जो है मून पे जो है विक्रम लैंड कर सकता है, और जो रोवर जो है जो मून पे
घूमेगा वो काफ़ी सारी जो है तस्वीरें जो है भारत को मिलेंगी और मून का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो है काफ़ी जो है जानकारी मिलेगी। इस पर हम लोगों से भी समझने की कोशिश करेंगे उनका इस पर क्या कहना है, कितना गर्व जो है वो महसूस कर रहे हैं। आप हमें बताइए, सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए। कोमल जोशी। आप स्टूडेंट हैं? नो, आई एम वर्किंग। तो क्या लगता है कितना गर्व की बात है भारत के लिए, और क्या लगता है ये 23 अगस्त को लैंडिंग होगी? 77 ईयर्स हो चुके हैं हमारी आज़ादी को एंड वी अचीव दैट एंड दैट इसरो इज नाउ इक्विवेलेंट टू नासा, वी कैन से प्राउडली। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ लाइक आवर कंट्री इज डूइंग सो वेल। दिस इज माय। चंद्रयान 2 आपने देखा था? चंद्रयान 2 में सिग्निफिकेंट एक स्टेप रीच कर गए थे वो। सिग्निफिकेंट स्टेप रीच कर गए थे। इट वाज लाइक we'll go slowly, it's not like every time we will get success, but slowly हम पहुंच जाएंगे and we are doing hope for the best कि अभी हम ये अचीव कर ले। आप भी सर हमें बताइए, आपको क्या लगता है कितना गर्व की बात है इंडिया के लिए? इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये। लाइक एज वी ऑल नो कि चंद्रयान 2 का मिशन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट इससे प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिला है, समझने का मौका मिला है कि हमें और क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हैं। वी आर होपिंग फॉर बेस्ट कि चंद्रयान जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया 2 वो 3 अचीव कर पाएगा। विज्ञान में कितनी बढ़ोतरी लग रही है, क्योंकि साइंस जो है बहुत आगे बढ़ चुका है? साइंस तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत आगे बढ़ गया दिन ब दिन। लाइक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम ये कि इतना आगे बढ़ चुका है देखे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर के पर्सन को कि क्या हो सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने कुछ लोगों को सुना, उनका यही कहना है कि उनको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है चंद्रयान 3, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग जो है मून पे करने वाला है। और अगर हम आपको और जानकारी दें तो हम बताना चाहेंगे ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि चंद्रयान 3 जो है मून के साउथ पोल पे जो है लैंडिंग करने वाला है, जो कि एक अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है। तो भारत जो है चौथा नेशन बन जाएगा US, चाइना और रशिया के बाद मून पे लैंडिंग करने के लिए। और ये सॉफ्ट लैंडिंग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो रोवर है जो विक्रम से निकलेगा वो मून पे घूमेगा, अलग अलग तस्वीरें भेजेगा। तो ये खाली लैंडिंग के बारे में नहीं है, ये डिस्कवरी के बारे में भी जो है उसके रूप से भी अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखना यही होगा, पूरे भारत को इंतज़ार है कि 23 अगस्त को जब लगभग 6 बजे के करीब चंद्रयान 3 जो है मून पे लैंड करेगा तो भारत के लिए जो है बहुत ज़्यादा गर्व की बात होगी। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन कुलभूषण के साथ अक्षित गुप्ता, इंडिया न्यूज़। चांद की मुट्ठी में चांद आने वाला है, पूरे देश को इंतजार है उन लम्हों का, क्योंकि ये गौरवशाली एक लक्ष्य है जिसे हासिल करने के करीब अब चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। और अब तक कितने देशों ने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका। 11 बार चांद पर अमेरिका ने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। ये मिशन इतना आसान नहीं होता है। दूसरे नंबर पर आता है रूस। 8 सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला लूना मिशन रूस के नाम है। जबकि 3 जो नंबर पर आता है वो है चीन, जिसने 3 बार सॉफ्ट लैंडिंग कराई है और अपने चांगई मिशन को उसने सफलतापूर्वक हासिल किया है। अब चौथे नंबर पर भारत आने वाला है और भारत का ये लक्ष्य जल्द ही पूरा होगा। पूरा देश उम्मीद कर रहा है। चंद्रयान ने जिस तरीके से अभी तक अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को हासिल किया है सफलतापूर्वक, उससे इसरो के वैज्ञानिकों की हिम्मत भी बढ़ी है। हालांकि कई बार ऐसे मोड़ आए जिसमें कई बार ऐसा लगा कि हार्ट बीट बढ़ गई है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन लम्हों को भी आगे पार करते हुए चंद्रयान का ये मिशन कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए अब ये भी जानते हैं कि अब तक जिन देशों ने लैंडिंग कराई है उसमें अमेरिका ने कब लैंडिंग कराई। 2 जून 1966 से 11 दिसंबर के बीच और उसके बाद 1972 के बीच अमेरिका ने 11 बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। इसमें सर्वेयर स्पेसक्राफ्ट के 5 मिशन थे। 6 मिशन अपोलो स्पेसक्राफ्ट के थे और इसी के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था, जिनके बाद 24 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर पहुंचे। अमेरिका का पहला लैंडर चंद्रमा पर 20 मई 1966 में उतरा था, रूस के लैंडर के उतरने के 3 महीने बाद। अब बात रूस की करते हैं। 3 फरवरी 1966 से 19 अगस्त 1976 के बीच 8 सॉफ्ट लैंडिंग वाले लूना मिशन हुए, जिसमें लूना 9, 13, 16, 17, 20, 21, 23 और 24 शामिल है। रूस कभी भी चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतार नहीं पाया। 3 फरवरी 1966 में लूना 9 चांद पर उतरने वाला पहला मिशन था। लूना के 2 मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर भी वापस आए।
अब बात चीन की कर लेते हैं। भारत के इस पड़ोसी देश ने 14 दिसंबर 2013 को पहली बार चांद पर चांगई 3 मिशन उतारा। 3 जनवरी 2019 को चांगई 4 मिशन को उतारा और 1 दिसंबर 2020 को तीसरा मिशन चांगई 5 उतारा। इसमें से आखिरी वाला रिटर्न मिशन था, यानी चांद से सैंपल लेकर आने वाला। तो जिन देशों ने सॉफ्ट लैंडिंग कराई वो हमने आपको बताया कब कब ये कराई गई और उसके साथ ही भारत अब चौथे नंबर पर आने वाला है।